यस सर। अच्छा, तो आई होप एवरीवन इज बैक। I can wait for another couple of minutes if somebody is praying. So maybe next time people can just write, okay, I'm going for praying, so we should know कि कौन पढ़ रहा है नमाज। अच्छा, anyways तो अभी जो हमारा चैलेंज है ना वो ये है कि हमने एक फंक्शन बना लिया है और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा दिस फंक्शन विल गिव मिनिमम वैल्यू। तो हम फंक्शन जे फंक्शन का मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर स्टक इन अ प्रॉब्लम वेयर हम डेरिवेटिव तब कैलकुलेट करेंगे जब हमें ये गारंटी हो कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों ने एक टेस्ट बताया है, ये टेस्ट अगर मैं अप्लाई करता हूँ ना तो ये सिर्फ मुझे एक पॉइंट पे बताता है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने मुझे ये बताई है कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है ना, जो डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव नहीं होता। तो मैं आपको कुछ फंक्शंस अभी दिखाता हूँ, ये अभी मैंने नेट से सर्च किए हैं जो हैं कॉन्टीन्यूअस लेकिन उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये नज़र आ रहा है आपको x की पावर 1/3। तो दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बट इसका डेरिवेटिव ये रेड में बना हुआ है एट x इक्वल्स टू 0, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो द थिंग विच ऑलवेज सरप्राइजेज मी कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी आंखें तो मुझे बता रही हैं कि क्या चेंज है। इजंट इट ट्रू? मुझे नजर नहीं आ रही चेंज। So my eyes are giving me the solution, but my mathematics is not giving me the solution. It looks like this. Do you agree with this or not? Sir, yes, sir. तो and discontinuity is a very important thing। मतलब मेरी आंख और मतलब ये जो विजुअल प्रोसेसिंग करते हैं हम, इसमें एक ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है ना। तो डिसकॉन्टीन्यूटी आर सिस्टम, आर विजुअल सिस्टम इज सॉल्विंग डिसकॉन्टीन्यूटी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ तो दे आर डिसकॉन्टीन्यूअस but still I managed to survive. But the problem is my mathematics is limited. I don't know why. That is why it brings us back to the वो जो बात हमने डिस्कस की थी ना कि छोटी छोटी तस्वीरें बनानी होती हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो जो विजुअल सिस्टम है ना, दैट इज स्पेशल। दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन इमेज प्रोसेसिंग एंड विजन। इट हैज सम वेरी नाइस प्रॉपर्टीज। आंखें बता रही हैं चेंज बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये नीचे साइन ऑफ 1/x जो फंक्शन है ना, इस ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस है, इसका भी डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता। ये मैं आप कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस की बात बता रहा हूँ जिसका डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई टेस्ट होगा जो आपने लिखा होगा, यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है। ये सिंपल वेबसाइट है मैथ इज फन, यू कैन चेक दिस थिंग। मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज वन थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं? मतलब ये भी कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं? इसका क्या टेस्ट है? एक तो है ना आप प्लॉट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप प्लॉट नहीं कर सकेंगे उनके बारे में कैसे बताएंगे? दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग डायमेंशन। तो कोई मैथमेटिकल टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि
फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो किसी एक जगह पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयर इज अ फंक्शन, अ वेरी फेमस फंक्शन, वो ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है और उसका किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये फंक्शन है, अगर आप गूगल करेंगे ना इस नाम से, इसको बोलते हैं पता नहीं वायर-स्ट्रास फंक्शन। इट इज कॉन्टिन्यूस बट इसका किसी भी इंस्टेंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, तो यू सी, ये कहना कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेके इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, इससे पहले काफ़ी सारी शर्तें हैं जो पूरी करनी है उस फंक्शन ने, जो हमने कभी जिन जिन शर्तों में हमने इंटरेस्ट अभी तक नहीं लिया। जब आप साइन और कॉस और ये सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव आप पढ़ रहे थे तो उसमें ये बहुत सारी शर्तें थी जो फंक्शन ने पूरी करनी थी। अच्छा, फिर कुछ फंक्शन होते हैं जिनका पहला डेरिवेटिव तो होता है, दूसरा नहीं होता। अब ये देखें ना, ये एक फंक्शन है, इसका पहला डेरिवेटिव है, दूसरा नहीं है। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये मैंने पहला डेरिवेटिव रेड, पहला फंक्शन रेड में, तो पहला डेरिवेटिव ग्रीन में मैंने प्लॉट किया। अब इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो काफ़ी सारे मसले हैं डेरिवेटिव के साथ। तो कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, हम चाहते ही हैं कि हमें कोई गारंटी करे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हमें पहले कोई गारंटी करे। फंक्शन का कॉन्टीन्यूस होना काफ़ी नहीं है। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की जिनके डेरिवेटिव नहीं होते। अच्छा, एक तो पहले ये शर्त है ना कि डिफरेंशिएबल हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये है इसमें कि हमें उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आता हो। अभी तक जो आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किए ना, साइन कॉस और साइन ऑफ एक्स, आप करते उसको यूं थे कि आपके पास एक टेबल होता है बुक के अंदर, कैलकुलस की बुक के अंदर, जो आप देखते हैं कि अच्छा इस चीज़ का क्या डेरिवेटिव है। तो देयर आर फंक्शंस जिनका अभी तक किसी ने डेरिवेटिव दिया ही नहीं है लिखकर हमें, फिर क्या करेंगे? तो उसका तो खैर हम अभी देखते हैं उसका हल। नाउ इट ब्रिंग्स अस बैक टू दिस क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पे 2 को सर्कल किया हुआ था ना, या इसकी जगह अगर हम एब्सलूट ले लेते तो, अब मैं प्लॉट करता हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है कोई चीज़ जो जिसकी शक्ल पैराबोला जैसी हो। इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, ये 2 वाला, ठीक है। और जब आप एब्सलूट लिखते हैं ना तो वो फंक्शन हो जाता है ऐसा। जब आप स्क्वायर नहीं करते, आप एब्सलूट ले लेते, तो फिर ये हो जाता है। और जब आप स्क्वायर करते हैं तो फिर ये हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है? एब्सलूट के केस में क्या हो जाएगा जे के साथ, अगर एब्सलूट कैलकुलेट कर लिया तो? सर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एक पॉइंट पे। हाँ, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इस वजह से लग तो ऐसे रहा है कि हमारे काम आ जाता है, बट अभी हम इस वजह से वी आर इंटरेस्टेड इन स्क्वायर। ये स्मूथ किस्म का फंक्शन बनेगा जो भी बनेगा। अच्छा, तो अब हाँ, ये का मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना काफ़ी नहीं है, और हमें उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये हमारी शर्तें हैं इस जे के ऊपर। तो ये जो पूरा डब्बा है ना जे वाला, ये आप में से कुछ लोग पढ़ रहे होंगे कोर्स जिसको हम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू अटेंड दैट कोर्स। Machine learning is about finding these parameters from data, and that involves answering all the questions that we have discussed.
ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एआई एंड एमएल, यू शुड बी, आपको इन सारे सवालों के जवाब ना उस कोर्स में मिलेंगे. There are very few universities around the world that offer that course, and I think so there are hardly any in Pakistan. So we have specially forced the management to offer that course right in the first semester. So if there is one mathematical course that you should take that course. उसमें इन सारे सवालों के जवाब हैं. राइट नाउ इस कोर्स में हमारा फंक्शन यही है और इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना आता है, तो वी आर नॉट दैट वरीड. तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे. बेसिकली मैं वापस आ जाता हूँ इधर अपने ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम पे. तो ये जो बातें हमने सारी डिस्कस की हैं ना, ये दिस इज दे बिलोंग टू दैट अदर कोर्स. हमारा काम जो है ना, हम ये अज्यूम करते हैं कि इस कोर्स में जो हमारे फंक्शन होंगे ना वो डिफरेंशिएबल हैं. तो हम ना यहाँ पे आ जाते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जे ऑफ थीटा का, जिसका हम ये जो डेरिवेटिव वाला ऑपरेशन है बस करें, ये हमारा फंक्शन है. तो इसका हमने मिनिमम तलाश करना है, ये हमारा काम है. दिस इज आवर इन दिस कोर्स. इस बॉक्स के साथ कुछ कंडीशंस हैं. एक कंडीशन ये है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. एक तो ये शर्त है. फिर एक शर्त और भी है, हमें उसका डेरिवेटिव शायद कैलकुलेट करना आना चाहिए. नो दी डेरिवेटिव नहीं आता तो क्या करेंगे, बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स है. तो ये जो डेरिवेटिव लेके इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं ना, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल सोल्यूशन. इसके अलावा भी तरीके होते हैं अगर आपको नहीं आता डेरिवेटिव कैलकुलेट करना. ये अभी आपने मुझे एक तरीका बताया है, ये जो यहाँ पे हमने ये वाला तरीका किया है कि मैंने अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और मुझे ये फार्मूला नहीं है पता उसका डेरिवेटिव, तो मैं उसमें वैल्यू पुट करूँगा और उसमें थोड़ी सी वैल्यू और ऐड करूँगा और 2y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2x की आ जाएंगी, और मैं उनका डिफरेंस लेके डेरिवेटिव स्लोप की वैल्यू बता दूँगा. तो ये जो तरीका होता है ना, इसको बेसिकली हम बोलते हैं न्यूमेरिक मेथड्स, जहाँ पे ना हम कंप्यूटर की पावर को यूज़ करते हैं कि अच्छा हम एज अ ह्यूमन तो कहेंगे अच्छा कौन हर पॉइंट पे ना ये काम करता रहे, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो कंप्यूटर को तो कोई परेशानी नहीं है ना, आप उससे करवा लें. तो आप लोगों ने कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे जिनका नाम होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस. उस कोर्स का यही काम था, आपको कंप्यूटर ने वो काम कैसे करना है वो आपको बताया जाता था. पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कोर्स न्यूमेरिकल एनालिसिस? यस सर. यस सर. हाँ, बस उसका यही फ़ायदा था. आज के दिन के लिए आपने पढ़ा था वो कोर्स? नो सर. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यही पूरा काम हमने करना है. तो एनीवेज ये दो शर्तें हो गई हैं. एक शर्त और है, वो थोड़ी लेटर आएगी, इम्पॉर्टेंट शर्त है वो हमारी. एक शर्त और है इस बॉक्स पे. तो ये डब्बा जो है ना हमें दे देता है वो थीटा दे देता है जिसके लिए फंक्शन मिनिमम होता है. ये हम यहाँ से ले जाकर इस डब्बे में फिट कर देते हैं, हमें थीटा पता चल जाते हैं, और एटलीस्ट इस फंक्शन के लिए ना हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इस बार. अब अगर कोई कहता है कि नहीं आप लीनियर कर्व ना फिट करें, आप ऐसी कर्व फिट करें जो मतलब कोई और हाइपोथेसिस फंक्शन फिट करें, हायर ऑर्डर हाइपोथेसिस फंक्शन फिट करें, तो उसमें टर्म्स बढ़ जाएंगी. थीटा नॉट प्लस थीटा 1x, एक ये हो सकता है हाइपोथेसिस फंक्शन थीटा 2x स्क्वायर. तो अब क्या हुआ है, अब एक दो पैरामीटर्स की बजाय 3 हो गए. इसी तरह आप कोई भी हाइपोथेसिस फंक्शन, आप ये j कैलकुलेट करेंगे, फिर ये वाला डेरिवेटिव वाला ऑपरेशन होगा, और फिर जो है ना आप थीटा आपको पता चल जाएगा. तो पहले तो हमने ये
बहुत सारे हाइपोथेसिस फंक्शन पता चलाने हैं उनके पैरामीटर, फिर बाद में फैसला करेंगे कि अच्छे वाला कौन सा है। जिस तरह हमने वो पहली वाली स्लाइड देखी ना, जहाँ हमारे पास तीन हमने बनाई हुई थी हाइपोथेसिस, तो पहले हमने अच्छे वाले पैरामीटर पता चलाने हैं और फिर अभी हमें वो, फिर हम बाद में आएंगे उस बात पे कि अच्छा इन तीनों में से अच्छे वाला कौन सा है। अभी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया कि अगर हमें कोई कह दे कि अच्छा आप लीनियर फिट करें तो वो कैसे पता चलेगा। तो नाउ वी वांट टू डिस्कस दिस ऑरेंज कंडीशन। तो उसके लिए ना आई विल आस्क यू टू, ये हमारा फंक्शन था जो अभी तक हमने बनाया है, जिसको हम मीन स्क्वायर एरर कह रहे हैं या कॉस्ट फंक्शन कह रहे हैं। इसमें 2 पैरामीटर हैं, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मीन स्क्वायर एरर की जगह ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ आ रहा है। दिस 2 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वी विल गेट बैक टू दिस थिंग। अभी फ़िलहाल भूल जाएं इस 2 को। तो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होता है कि मिनिमाइज यूजिंग थीटा नॉट एंड थीटा वन दिस फंक्शन। तो जब आपको इस तरह का कुछ लिखा हुआ नज़र आए ना, तो उसका मतलब ये है कि आप वो वाले पैरामीटर पता चलाना चाहते हैं जिसके लिए फंक्शन मिनिमम हो। तो बेसिकली कोई कर्व फिट हो रही है, उसको मैथमेटिकली हमने इस तरह लिख दिया। अच्छा, तो अभी हम जो है ना क्या करते ये हैं कि लेट्स अज्यूम कि थीटा नॉट हमें किसी ने बता दिया है 0 यहाँ पे, और हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं और नॉइज़ लेस हैं, 1 1 2 2 और 3 3। ये रेड जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रही हैं, हमने इसमें कर्व फिट करनी है विदाउट गेसिंग। तो ये हमने ये कॉस्ट फंक्शन लिख लिया है, और इसमें जो पहली वैल्यू मैंने गेस की है ना थीटा 1 की, वो 0.5 है। तो यूजिंग दिस डेटा एंड यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा, ट्राई टू कैलकुलेट दिस नंबर। ये नंबर ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये देखें कि यही नंबर आता है 0.58 आपके पास। आई विल वेट फॉर यू। जब आप कर लेना तो मुझे बताएं आप कैलकुलेट करके। किसी ने कर लिया? यस सर, यही है। ये आता है, ये 2 से डिवाइड करके ये आता है या 2 से डिवाइड किए बगैर ही आता है? सर डिवाइड करके आता है। अच्छा, तो ठीक है। ये हमने ना यहाँ पे हमने कहा कि थीटा 1.5 के लिए ना कॉस फंक्शन की ये वैल्यू है 0.58, 0.5 से ना थोड़ा ऊपर। अब हम ट्राई करते हैं थीटा की एक और वैल्यू 1.5। तो उसके लिए आप देखेंगे यही वैल्यू आएगी आपके पास 0.58। और उसके बाद आप ट्राई करें थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू 1 के लिए ना ये लाइन इन तमाम पॉइंट्स में से पास कर जाएगी। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स के लिए ट्राई करूँ ना, सारे थीटा के लिए, तो मैं ये ब्लैक वाली लाइन प्लॉट कर सकता हूँ। ये ब्लैक वाली लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे इस फंक्शन को सारे थीटास पे एवेल्युएट करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइन बनाई है, जे को मैंने प्लॉट किया है, जे को प्लॉट करने के लिए मुझे थीटा की सारी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी।
यस राइट। अच्छा, तो सारी तो मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये प्लॉट मैं एक्चुअल रियल लाइफ में बना नहीं सकता, बट ये सिर्फ डिस्कशन के लिए प्लॉट बना है कि अगर हम प्लॉट करने की कैपेसिटी रखते इस तरह का प्लॉट बनता, और फिर वहां पे हमें नजर आ जाता कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मिनिमम दे रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे चीजों को। और अगर तो मल्टीपल इनपुट, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा 1 है ना, यहाँ पे थीटा नॉट भी होता और थीटा 2 होता तो 4 डायमेंशनल प्लॉट होता, वो तो वैसे ही हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो अभी हम जो करेंगे ना वो ये है कि हम ये जो सिंपल प्लॉट हमने इमेजिन किया है ना कि ऐसा होगा, इसको यूज करके ना वो मेथड पता चलाएंगे जिससे हमें बेस्ट थीटा पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरह का है। हम चाहते ही हैं कि जब हम एक वैल्यू के लिए जे की वैल्यू, एक थीटा के लिए जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो नेक्स्ट वैल्यू थीटा की गेस करें ना वो पहले से बेहतर हो। दिस इज व्हाट वी वांट। मसलन पहले आपने थीटा 1 की वैल्यू गेस की 0.5 ना, तो जे की कोई वैल्यू आ गई 0.58 जो आपने कैलकुलेट की। अब हम चाहते ही हैं कि हमें पता चल जाए कि थीटा की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, ताकि हमें फायदा हो जो हमने अभी तक काम किया। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी ख्वाहिश है कि किसी तरह ना हमें जो काम हमने कर लिया है ना उसको यूज करके हम अगला काम करें, बस रैंडम गेसिंग ना हो। तो अगर हम इस तरह का कोई मेथड बना लेंगे ना तो शायद हम सारी वैल्यूज, थीटा की सारी वैल्यूज ट्राई किए बगैर पता चला लेंगे कि थीटा की अच्छी वाली वैल्यू कौन सी है। तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे आपको जो प्लॉट में नजर आ रही हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स? सर लास्ट वाली फॉल्स है। जीरो नहीं है आखिरी वाली? सारी ट्रू सर सारी ट्रू है। सारी ट्रू है, ये जीरो ही है, ये लाइन तो जीरो लाइन नहीं है। दिस वैल्यू इज जीरो, ऑल ऑफ देम आर यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी सर। सारी सारी ट्रू है। तो अब यस। देखते हैं, अब जो है ना थिंग्स विल बिकम इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ना मैं इसको दोबारा प्लॉट करता हूँ। ये मैं प्लॉट इधर बनाता हूँ, एक फंक्शन एस है लेट से, और आपने ये पहले स्टेप पे ना ये वाली थीटा की वैल्यू गेस की। इसको जब आपने फंक्शन को दिया ना तो उसने ये वाली वैल्यू रिटर्न किया आपको। ये अगर इस पॉइंट पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि कैलकुलस की बुक खोलें और पता चलाएं क्या सोल्यूशन है। दूसरा ये है कि ये जो थीटा की वैल्यू आपने गेस की थी ना, इसमें कोई छोटी सी वैल्यू ऐड करें और दोबारा उस फंक्शन को दे दें, तो आपको एक और वैल्यू दे देगा। तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस या थीटा 2 जो कि ये है थीटा प्लस एप्सिलॉन माइनस थीटा करके ना आप, दिस इज योर स्लोप, राइट। तो स्लोप का क्या मतलब है, ये चीज़ आपको पता चल जाती ये इस पॉइंट। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता डेरिवेटिव का, खुद ही कर लो, तो वो कर लेगा, उसको ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला पता होने। तो
अब आप ये देखें, जो आपने ग्रीन थीटा गैस किया है उसके लिए फंक्शन की कोई वैल्यू है और स्लोप की कोई वैल्यू है। स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम चाहते ये हैं कि जो नेक्स्ट थीटा गैस करें ना, वो हम इस येलो वाले थीटा के पास जाएं, यही चाहते हैं ना। तो बेसिकली ग्रीन वाले थीटा में हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है, ग्रीन वाले थीटा में हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा, अब अगर आपने ग्रीन वाला गैस किया और मैंने गैस किया है ब्लू वाला थीटा, तो मैं भी वही ऑपरेशन करता हूँ और मुझे पता है कि मैंने ब्लू वाले थीटा में से कुछ माइनस करना है, तो अच्छे वाले थीटा के पास जाना है। ठीक है, तो अच्छा, और somebody is having a really bad day, तो कुछ भी उसका ठीक नहीं हो रहा, तो वो जब गैस करेगा ना तो वो बहुत ही दूर गैस कर लेगा। लेट्स से somebody is having a really bad day ना, तो वो ये थीटा गैस कर लेता है, इसको मैं रेड कह देता हूँ। तो उसके साथ क्या होगा, उसकी ये अगर मैं इस बाउल को कंप्लीट कर लूँ किसी तरीके से, इस फंक्शन को मुझे फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, यूं करके ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रेड वाले थीटा पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो स्लोप बहुत स्टीप होगी। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ठीक है ना, ये उसके लिए है जिसका दिन बहुत बुरा हो रहा है। बहरहाल वो भी येलो वाले थीटा से बहुत आगे है, उसने भी येलो वाले थीटा में रेड वाले में से कुछ माइनस करना है तो वो पहुंचेगा येलो वाले के पास। तो ये हम चाहते हैं कि जब ग्रीन वाला थीटा हो ना तो हमें कोई बता दे कि भाई ऐड कर दो इसमें कुछ, जब ब्लू वाला थीटा हो तो हमें कोई बता दे कि कुछ माइनस कर दो, और जब रेड वाला थीटा हो ना तो हमें कोई बता दे कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू माइनस करो। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। तो आप मुझे बताएं कि ग्रीन वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो डेरिवेटिव जो है, जो स्लोप है, एक मिनट मुझे बना देना, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी बाय डी थीटा जो है, जो भी आ रहा था मेरे पास उस फंक्शन का जे ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू जो थी ना, मुझे पता है कि जब ग्रीन वाला होगा ना केस तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैं डेरिवेटिव को ना माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो थीटा में कुछ ऐड हो जाएगा। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मुझे पता चल गया है कि मैं आई एम ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी आइडियल रिजल्ट। डू यू एग्री विद दिस कि अगर मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं येलो वाले थीटा की लेफ्ट साइड पे। यस सर। तो डेरिवेटिव का साइन जो है ना मुझे बता रहा है कि मैंने थीटा में वैल्यू ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। और जब मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जो ब्लू वाला थीटा है, तो फिर मैंने थीटा ब्लू वाले थीटा में से कुछ माइनस करना है, फिर मुझे जो है ना सिर्फ जो है ना वो डेरिवेटिव फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ब्लू वाला बॉक्स जो है ना वो पॉजिटिव है, तो इसको मैं यूं लिख देता हूँ। तो इसको मैं यूं लिख देता हूँ। तो येलो वाले केस में डेरिवेटिव ऑलरेडी नेगेटिव होगा, बॉक्स के बाहर माइनस साइन है तो वो
ग्रीन वाले थीटा में कोई चीज़ ऐड हो जाएगी। और ब्लू वाले केस में डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है और मैं थीटा में से कुछ माइनस भी करना चाहता हूँ, तो अगेन तो मैंने जो अब मुझे समझ में आ गया कि डेरिवेटिव जो भी हो मैंने इस बॉक्स के बाहर माइनस साइन रखना है। तो जो हम चाहते हैं ना वो होना शुरू हो जाएगा। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। तो जिसका बहुत बुरा दिन गुजर रहा था ना उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप येलो वाले थीटा से बहुत दूर है ना तो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही बहुत आएगी इसकी भी। पॉजिटिव होगी और बहुत बड़ी होगी। ये जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं ना ये स्लोप बढ़ती जा रही है। पहले स्लोप 0 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई और अब जब आप दूर जाते जा रहे हैं ना ये स्लोप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो बेशक आपने गलत गैस किया हो तो ये डेरिवेटिव लाल वाले बॉक्स में बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी और थीटा में से बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये जो सिंपल ट्रिक है ना इट हैज सॉल्व्ड लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये वाला कि अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना तो वो ही गाइड करेगा आपको कि आपने वैल्यू ऐड करनी है थीटा में अपने इनिशियल गैस में। दिस इज योर इनिशियल गैस। पहली बारी आप बस कोई भी गैस कर लें और उसके बाद योर डेरिवेटिव कैन टेल यू कि अच्छा अब आपने क्या करना है। तो ये जो डेरिवेटिव हमने है इसका हमें बेशक डेरिवेटिव ना कैलकुलेट करना आता हो, हम ये वाली ट्रिक यूज़ कर लेंगे जो हमने यहाँ यूज़ की है न्यूमेरिकल मेथड, और वो हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देगा और हम थीटा जो है ना। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो पूरा एल्गोरिदम है ना ये जो आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है इसको हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस एल्गोरिदम जो हमने कवर किया है। तो इसमें होता ये है कि अभी आप ये जो अल्फ़ा लिखा हुआ है ना इसको भूल जाएं, फिलहाल इसको अज्यूम करें मानना है। तो ये होता है पहली दफ़ा थीटा आप गेस करते हैं और उसके बाद ना ये डेरिवेटिव आपके थीटा को गाइड करता है। तो डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब है आपने थीटा जो है ना टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम गेस किया। तो डेरिवेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो थीटा में कुछ ऐड हो जाएगा, यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल मिनिमम। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइटरेटिव इक्वेशन जो आप न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ते थे कि बार बार ये इक्वेशन अपडेट होगी। जब आप एग्जैक्टली मिनिमम पे पहुंच जाएंगे तो डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी? 0. तो ये थीटा चेंज होना बंद हो जाएगा। जब थीटा चेंज होना बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम पहुंच गए हैं जहां हमने पहुंचना था। ठीक है, तो वी हैव सॉल्व्ड फ्यू प्रॉब्लम्स। हमने पहले एक एरर फंक्शन बनाया है और हम एरर फंक्शन को मिनिमाइज करें, और उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने कंप्यूटर को यूज़ किया है। पहली दफ़ा गेस करते हैं और उसके बाद ये एल्गोरिदम रन होता रहता है ग्रेडियंट डिसेंट का और आपको जो है ना ये थीटा बता देता है। अगर एक पैरामीटर है तो एक डेरिवेटिव, अगर 10 पैरामीटर हैं तो 10 के 10 पैरामीटर्स के साथ आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप थीटा नॉट और थीटा 1 के लिए ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। तो अगर 2 से ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो भी डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ये जो मैंने तीसरा एरो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए वो मैं अभी वही डिस्कस कर लेता हूँ। आप इमेजिन करें कि आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी है और इसका डेरिवेटिव भी है, और आपने ये थीटा गेस किया था इस पॉइंट पे ना।
तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट को शुरू किया तो वेयर विल यू गो, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। सर लेफ्ट की तरफ। आप लेफ्ट जाकर ना यहाँ जाकर रुक जाएंगे, तो आप लोकल मिनिमम पे रुक जाएंगे। ठीक है, अगर पहले तो देखें ना, अगर हमारा फंक्शन इस तरह का था जो लेफ्ट पे बना हुआ आ रहा है, फिर तो किसी का बुरा दिन भी था तो भी कोई परेशानी नहीं है, एक ही मिनिमम है और वही ग्लोबल मिनिमम है। तो अगर तो फंक्शन की शेप ये बाउल जैसी है ना, तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन की शेप बाउल नहीं है और इस तरह का है जिसमें मल्टीपल मिनिमम होंगे और सारे मिनिमम में से एक ग्लोबल मिनिमम होगा, तो फिर हमें परेशानी है। फिर डिपेंड करता है आपने इनिशियल गैस क्या किया है। अगर तो आपने इनिशियल गैस ये किया था तो फिर यू विल लैंड ओवर हियर। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो ये जो है ना, ये कंडीशन ये है कि अब हमने ये जो हमारा फंक्शन जे है ना, इस पर हमने एक और शर्त कंस्ट्रेन कर दी है कि हमारा फंक्शन जो है ना वो बाउल हो, एक ही मिनिमम हो और वो ग्लोबल मिनिमम हो। तो इसको हम बोलते हैं हमारा फंक्शन कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये वाली शर्त हमने ख़त्म कर दी है कि हमें उसका डेरिवेटिव आता हो, हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट कर देगा। अब दो हैं शर्तें, एक डिफरेंशिएबल हो फंक्शन हमारा और एक कॉन्वेक्स हो। तो ये जो पूरा बॉक्स है ना, दिस इज द कोर्स विच यू आर स्टडिंग, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। उसका काम ही ये है कि वो कोई भी फंक्शन आप जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो आपको ये गारंटीज प्रोवाइड करता है। तो अगर फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है तो फिर उन प्रॉब्लम्स के लिए इन फंक्शंस को कोई ट्रिक यूज़ करके कन्वर्ट किया जाता है कॉन्वेक्स फंक्शंस में। इसका कोई नेबर तलाश किया जाता है कि वो कॉन्वेक्स होगा, तो फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो बहरहाल इन दिस कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि हमारे फंक्शन ना ये बहुत नाइस बाउल शेप्ड फंक्शंस होंगे और उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। वी आर लीविंग दैट, ये जो बाकी शर्तें पूरी करनी है ना इस डब्बे ने, वो हमने छोड़ दी हैं कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के ऊपर। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर यू शुड बी एबल टू, जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं वो ये बताने की पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो तो आप उस पर एनालिसिस करके बता सकेंगे ये फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं है, और अगर फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है तो उसको कैसे बनाना है कॉन्वेक्स। तो that is why I am really excited about the other course which you people must be studying. Anyways, अच्छा अभी एक प्रॉब्लम और है, अभी जो है ना प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये मैंने जो राइट पे लिखी हुई है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो हमने अभी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम बनाया है, इस तरह की चीज़ आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। क्या प्रॉब्लम है ये जो आप अपने सामने इक्वेशन लिखी हुई देख रहे हैं? There is something seriously wrong with this equation. The value of alpha. नहीं, अल्फा तो हमने 1 कह दिया ना फिलहाल। I don't सर need to इक्वल be, टू पे दोनों साइड पे सेम वेरिएबल है थीटा 1। हाँ हाँ ये ठीक है। देखें, ऐसे हो सकता है कि मैं मीटर्स में से केजी माइनस कर दूं, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी है आपने? No sir. तो ये आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था यहाँ पे कि मैं थीटा में से डेरिवेटिव माइनस कर रहा हूँ, ये इसकी यूनिट्स कुछ और हैं और थीटा की यूनिट्स ऑब्वियसली कुछ और हैं। सर यही सोच रहे थे।
नहीं, ये सोचना नहीं था, आपको फौरन ऑब्जेक्ट करना था। आप जब पहली दफ़ा आपने फिज़िक्स की इक्वेशंस ड्राइव करना शुरू की थी ना, तो आपको ये बताया गया था कि आप अगर एक नई इक्वेशन बना लेते हैं ना, और आपने ये पता चलाना है कि इक्वेशन ठीक है कि नहीं, तो उसका पहला टेस्ट क्या होता था? यूनिट्स। हाँ, आप यूनिट्स चेक करते थे इक्वेशन की दोनों साइडों पे। तो normally when people study Newton's laws of physics, तो हर साल जो है ना, वी हेयर सम न्यूज़। जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं ये सुनता था कि फलाने कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, उसने न्यूटन की इक्वेशन को ना गलत प्रूफ कर दिया। तो वो जो गलत वो प्रूफ कर रहा होता था ना, वो जो उसने अपनी इक्वेशन बनाई होती थी वो गलत होती थी। न्यूटन को आती हैं यूनिट्स बराबर करनी। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे? तो ठीक है, अब हमने जो ह्यूरिस्टिक जो आइडिया डेवलप किया है वो तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट्स अगर इनकी ठीक नहीं है ना, तो उससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। हम कहते हैं कि ठीक है, हम कौन सा फिजिकल लॉ को स्टडी कर रहे हैं, हम कौन सा ग्रेविटी फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है और डेटा में हमने कर्व फिट करनी है, तो वाई वुड वी केयर? अगर हमारी चीज़ काम करती है तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिट्स डिफरेंट होने का क्या नुकसान है। लेट्स से दोबारा बनाता हूँ, ये आपका फंक्शन है और ये आपका थीटा है, और ये आपने थीटा गेस किया है। ये थीटा आपने गेस किया है और इसमें से डेरिवेटिव माइनस होगा किसी फंक्शन का। अब दोनों की ना नेचर डिफरेंट है। तो अगर थीटा की वैल्यू है लेट्स से 1000, इट डिपेंड्स कि इसकी यूनिट्स क्या हैं। मैं किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करके लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर थीटा लेट्स से डिस्टेंस था, तो इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इसको मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। वही नंबर है ना। 1000 centimeters is equals to how many meter and how many kilometer? और जो डेरिवेटिव है ये कोई और नंबर चल रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेट्स से ये डिस्टेंस है और ये कोई वेलोसिटी है लेट्स से, या कोई और चीज़ है समथिंग ओवर 1 मीटर। तो ये दोनों नंबरों में कोई तो मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे डोंट मेक सेंस, ये नंबर और ये नंबर। तो हम गेस करते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये नंबर तो बहुत बड़ा है और ये नंबर जो है ये बहुत छोटा है। तो क्या होगा अगर ये नंबर बहुत छोटा है? तो क्या होगा? आपने यहाँ पे गेस किया था पहली बारी, इस थीटा में कितनी चेंज आएगी? चेंज क्योंकि तो सर नहीं बहुत था। बहुत छोटी, बहुत कम चेंज आएगी ना। आप यहीं पे रहेंगे। अब ये देखें ना, 1000 में से ये नंबर माइनस करें, क्या आता है आपके पास? ये नंबर और छोटा हो सकता है। मैं यहाँ पे ज्यादा जीरोस लिख देता हूँ, ये नंबर हो सकता है। तो इसमें कोई चेंज आ ही नहीं रही। अब आपने एक आइट्रेशन रन की, आपके 1 मिनट लग गया, अगली आइट्रेशन रन की 1 मिनट लग गया, अब आप इंतजार में बैठे हैं कि कब आप इधर पहुंचेंगे। तो आपने कभी पहुंचना ही नहीं है इधर अगर इनमें डिफरेंस बड़ा है और आपके पास कोई तरीका नहीं है। और रिवर्स केस ले लेते हैं कि थीटा बहुत छोटा है और डेरिवेटिव की वैल्यू बहुत बड़ी है, फिर क्या होगा? आपने थीटा गैस किया था लेट से, और इसमें बहुत इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आया नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बहुत बड़ा डेरिवेटिव आया। तो अब आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हो जाएगी इसके अंदर, आप यहाँ चले जाएंगे लेट से। तो यू हैव मिस्ड द स्टॉप, आपकी बस आगे चली गई है, इतना बड़ा स्टेप आया है। अच्छा, यहाँ अभी देखें, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई।
इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू और बड़ी होगी, आपको पता है ये बात। जितना आप इससे दूर होते हैं उतनी ये डेरिवेटिव। अब क्या होगा, आपने स्पीड लगाई है और अब आप इस साइड पे जा रहे हैं, तो अभी आप जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मसला हो गया ना। एक थी, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू बहुत छोटी है तो देन यू आर नॉट मूविंग, और डेरिवेटिव की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो देन यू आर मिसिंग द मिनिमम एंड गोइंग अवे एंड अवे। तो दो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। तो इन प्रॉब्लम्स को इन थीटा में और इस डेरिवेटिव में बैलेंस पैदा करने के लिए ना हम एक एल्गोरिदम, एक पैरामीटर यूज कर लेते हैं अल्फा, कि अल्फा विल क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन थीटा एंड दिस डेरिवेटिव। तो अगर थीटा बड़ा है और डेरिवेटिव छोटा है तो हम चाहेंगे कि अल्फा की वैल्यू, थीटा बड़ा है डेरिवेटिव छोटा है तो हम चाहेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, बड़ी हो। और अगर थीटा छोटा है और डेरिवेटिव बड़ा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो, Small. छोटी हो, ठीक है। तो फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट आपने ना यहाँ पे एक अच्छी वाली अल्फा की वैल्यू एंटर करनी है। ये एक स्केलर है, तो आपका ग्रेडियंट डिसेंट ही काम करेगा। तो आप ये देखें, हम शुरू हुए थे थीटा गैस करने पे, और तकरीबन 1 घंटे बाद अब हम जो है ना आ गए हैं अल्फा गैस करने। तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अल्फा एक कॉन्टिन्यूस नंबर है ना, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल गैस करना ही था तो थीटा ही गैस कर लेते, अल्फा गैस करने का क्या फायदा है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए हमने कितनी शर्तें पूरी की। हमने कहा कि जी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, फिर हमने पता चलाया कॉन्वेक्स भी है, और फिर जो है ना हमें अल्फा की जरूरत पड़ गई। तो ये जो अल्फा है ना, इसका टेक्निकल नाम जो है ना, इसका जो हम मशीन लर्निंग में हम कहते हैं, इसको हम लर्निंग रेट कहते हैं। बस ये इसका नाम है, और इसकी हमें एक वैल्यू चाहिए होती है अच्छे वाली, और हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट होगी। तो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई गेसिंग अल्फा, मतलब व्हाई शुड वी गेस अल्फा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गेसिंग अल्फा ऑन गेसिंग वैल्यूज ऑफ थीटा? सर अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होगा तो ओवर फिटिंग हो जाएगी, और अगर बहुत कम होगा तो अंडर फिटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये लफ्ज तो हमें समझ ही नहीं ना आते, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। अभी तक तो उनकी बात ही नहीं की। सर जो हमारी डिजाइन लाइन थी, या तो उससे हम ज्यादा ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। तो उससे होगा ये कि हमें अच्छे वाले थीटा नहीं मिलेंगे ना, यही होगा ना। अगर तो दूर चले गए गैस करने के बाद तो बुरे वाला थीटा आ जाएंगे, और अगर अल्फा बहुत ही छोटा, मतलब डेरिवेटिव बहुत ही छोटा हुआ तो जो गैस किया वहीं खड़े हैं। तो इन बोथ केसेस वी आर नॉट गेटिंग अच्छे वाले थीटा। तो ये सारा प्रोसेस तो हमने बनाया था अच्छे वाले थीटा के लिए, और वो हमें मिल नहीं रहे। हमें किसी ने कह दिया कि अच्छे वाले थीटा पता चलाने के लिए ना आप पहले अच्छे वाला अल्फा बताएं, जो दोनों वैल्यूज के दरमियान कोई बैलेंस क्रिएट करे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यही काम करना है तो थीटा ही गैस कर लेते हैं।
अगर कोई वैल्यू गैस ही करनी है अच्छी वाली तो थीटा क्यों नहीं गैस कर लेते? सर पहले अल्फा गैस कर लेते हैं, फिर थीटा उसके बेस पे गैस कर लेते हैं। अल्फा अगर कोई अल्लाह का बंदा हमें बता देगा तो फिर तो हमारा काम ऑटोमेटिक हो गया ना, फिर तो थीटा मिल ही जाएंगे। लेकिन अल्फा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? इन्फिनिट। इनफिनिट वैल्यूज पॉसिबल, तो इधर भी इंफिनिटी थी और इधर भी इंफिनिटी, या इधर इंफिनिटी से कुछ ज्यादा है। मतलब obviously we will try to guess alpha rather than guessing theta, but I want you to think कि अल्फा क्यों गैस कर रही है और थीटा क्यों नहीं गैस कर लेते अगर दोनों जगह इन्फिनिटी है तो? सर थीटा हमारे सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू हमें एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होगी। उसको एज्यूम करने में अगर हम गलत एज्यूम करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स गलत मिल सकता है। अल्फा हम एज्यूम करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो फिर हमें सिस्टम के लिए एक्यूरेट मिलेगी। नहीं मिलेगी, ये देखिए मैंने एग्जांपल आपको दी है। अगर तो डेरिवेटिव बहुत छोटा है तो जो आपने गैस की है ना आप वहीं खड़े रहेंगे, और अगर आपने बड़ा गैस कर लिया तो फिर आप जो गैस किया था उससे भी दूर चले जाएंगे। हाँ तो पता चल गया ना आपको स्टेप, पहली बार इधर थे और आप उठ के इधर आ गए। सर थीटा को हम जो है बस जीरो करके अज्यूम कर देंगे और अल्फा की हम कोई अच्छी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा अगर अल्फा अगर थोड़ा बहुत सही हो गया तो हमारा थीटा खुद ऑप्टिमल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। नहीं तो अल्फा तो गैस नहीं कर सकते ना, वो तो इनफिनिट वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? चलें देखते हैं, मैं एक प्लॉट बनाता हूँ ना, शायद कंफ्यूजन कम हो जाए। दिस इज द लास्ट थिंग टुडे दैट वी आर डिस्कसिंग। लेट्स से ये पहली आइट्रेशन में आपने थीटा गैस किया था, आपने अल्फा फिक्स कर दिया। लेट्स से ये आपने अल्फा फिक्स कर दिया, कोई वैल्यू गैस करके फिक्स कर ली है, और अब आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा अल्फा अच्छा है कि नहीं। और आपने ना ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, इसमें यहाँ पे अल्फा आता है ना, ये एक नंबर है, तो डेरिवेटिव हमें आ गया और ये नंबर हमने फिक्स कर दिया। तो पहली आइट्रेशन में थीटा आपने गैस किया था, जे ऑफ थीटा की जो भी वैल्यू है ना वो आपने यहाँ पे प्लॉट कर। अब जे ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, और फिर ये जो ग्रेडियंट डिसेंट की इक्वेशन है ना, इसको यूज करके आपने सॉरी ये अल्फा की वैल्यू कोई भी स्केलर फिक्स हो गई, और यहाँ पे ना मैंने अब डेरिवेटिव कैलकुलेट किया फंक्शन का, और ये जो पहला थीटा गैस किया था ना, ये मैंने पहली आइट्रेशन में, उसके लिए बस मैं जे ऑफ थीटा कैलकुलेट करके प्लॉट कर देता। ठीक है, अब अल्फा फिक्स हो चुका है, और डी बाई डी थीटा ऑफ जे थीटा करके जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू आई अच्छी, जो भी है कम है ज़्यादा है जो भी है, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया, थीटा में से वो जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी कहानी हुई, नए वाला थीटा पता चल गया आपको। नए वाला थीटा को दोबारा आपने जे ऑफ थीटा में एंटर किया, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी एरर कम हुई है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी एरर ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो
अगर तो आपकी एरर कम हुई है ना तो आप कहेंगे मेरा अल्फा अच्छा है। क्यों? यहाँ देखें, अगर यहाँ पे हमारा थीटा छोटा था और डेरिवेटिव बहुत बड़ा था तो बहुत बड़ी जंप आनी थी। जब बहुत बड़ी जंप आनी थी तो जो कॉस फंक्शन की वैल्यू है वो बढ़ जानी थी। ये एक इंडिकेशन है ना कि हम दूर चले गए हैं। तो जब दूर जाएंगे तो जे की वैल्यू उस थीटा के लिए जे की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर उस नेक्स्ट थीटा के लिए जे की वैल्यू कम है ना तो इसका मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक थीटा है या दो थीटा है या तीन थीटा हैं, ये जितने मर्जी थीटा हों, अल्फा सबके लिए फिक्स होता है, एक वैल्यू होती है। और फिर हम पहली दफ़ा अपने वेरिएबल्स की वैल्यू गेस करते हैं, उसके लिए हम अपना फंक्शन एवेल्यूएट कर लेते हैं जे ऑफ थीटा, और अल्फा की कोई भी वैल्यू गेस करके फिक्स कर देते हैं। फिर ग्रेडियंट डिसेंट हमें ये नई वाली वैल्यूज़ बताता है। ये वाली वैल्यूज़ दोबारा हम जाकर अपने फंक्शन में इनपुट करते हैं और हमें नई वैल्यू बता देता है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वैल्यू ज़्यादा होगी या वैल्यू कम होगी। हम ये चाहते हैं कि वैल्यू कम हो। तो अगर तो मेरी आइट्रेशंस, मैंने 3-4 आइट्रेशंस की हैं, हो सकता है ये एल्गोरिदम जो है ना 1000 आइट्रेशंस पे जाकर रुकता हो, तो पहले 3-4 आइट्रेशन में अगर इस तरह हो रहा है ना कि मेरी वैल्यू कम हो रही है तो आई विल बी हैप्पी, मैं कहूँगा मैंने अल्फा ठीक सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मेरी आइट्रेशंस में यूं सिचुएशन आ रही है ना कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब है? मैंने अल्फा, मेरा अल्फा, मेरे थीटा में बहुत सही बड़ी चेंज आ रही, थीटा में ज्यादा चेंज आएगी। थीटा में ज्यादा चेंज कब आएगी? जब थीटा में जंप बड़ी होगी। जब जंप बड़ी होगी तो डेरिवेटिव और बड़ा होगा, अगली दफा थीटा और दूर चला जाएगा, उसके लिए कॉस की वैल्यू और बढ़ जाएगी। मतलब अल्फा और डेरिवेटिव मिल के ना बड़ी जंप ऐड कर रही हैं आपके गैस में। इसका मतलब ये है कि मेरा जो अल्फा है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू है। मुझे पता चल गया है, मतलब कुछ आइट्रेशन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने अल्फा गेस किया था ना वो अपना काम नहीं कर रहा, वो बड़ी जंप्स उसकी वजह से आ रही हैं। तो मैंने अल्फा की वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, और अगर मेरी वैल्यू कम हो रही है देन आई एम हैप्पी। फिर मेरे पास अल्फा की वो वाली वैल्यू आ गई है जिसकी वजह से मेरे गैस में जो जंप आ रही है ना दैट इज एक्सेप्टेबल। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब पहले इधर हूँ फिर इधर हूँ फिर इधर हूँ फिर इधर हूँ, आई एम आहिस्ता आहिस्ता आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय मिनिमम, मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो ये जो सिंगल प्लॉट है ना दिस, ये जो आइट्रेशंस में मैंने प्लॉट करना ये मुझे बताएगा कि मैंने अल्फा सही चूज किया था कि नहीं किया था। अगर एक दफ़ा गलत चूज कर ली है, आपने लेट्स से अल्फा की वैल्यू 10 यूज की थी और ये वाला प्लॉट बन रहा है, तो मैं अगली दफ़ा अल्फा की वैल्यू 1 यूज कर लूँगा। मैं कहूँगा अच्छा थोड़ा जंप को छोटा होना चाहिए। करते करते एक वक्त आएगा कि ये ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उधर थीटा बहुत सारे हैं और इधर सिर्फ एक अल्फा है, और अल्फा पहले गेस के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका अल्फा अच्छा है कि नहीं है। तो वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप ये रिवाइज कीजिएगा। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस लेट मी नो कि कैसे हमें पता चल गया है कि क्यों अल्फा बड़ा हो तो ये राइज करती है, एरर बढ़ती है। एनी क्वेश्चन?
सर ये ग्लोबल मिनिमा का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन लोकल मिनिमा का कैसे करेगा अगर एक कर्व में हमारे पास लोकल मिनिमाज नहीं है? सॉरी फिर से बताएं, मुझे सवाल नहीं समझ में आया। सर अगर ग्लोबल मिनिमा हो तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर लोकल मिनिमा हो तो अल्फा किस तरह से हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हाँ, उसके लिए ना हमने शर्त रखी हुई है कि फंक्शन कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये बाउल शेप्ड फंक्शन के लिए कर रहे हैं। कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब है कि एक ही मिनिमा है और वो ग्लोबल मिनिमा है। आपका क्वेश्चन इस फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शंस कॉन्वेक्स नहीं होते ना, पहले हम उनको कॉन्वेक्स बनाते हैं। उसके लिए कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन एक कोर्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सर हमने तो ड्रॉप कर दिया है। हाँ, बस वो हमें कुछ टाइम लगा आपको मोटिवेट करने में, तो बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये कोर्स ऑफर हुआ है। आपसे पहले जो बैचेस गुजरे हैं ना, उन्होंने ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ा, उन्होंने किसी भी सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा। तो मैथ इज डिफिकल्ट, बट anything which has some value, it doesn't come easy। हम आपको, मैं बता रहा था कि ये जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है MSN इट इज स्पेशली फोकस्ड टू डेवलप AI स्किल्स इन आवर इंजीनियर्स। तो ये जो कोर्सेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इनमें से कोई इररेलेवेंट कोर्स नहीं है। तो ठीक है, आपने नहीं अटेंड किया, कोई बात नहीं, आप अगली दफ़ा कर लीजिएगा। नाउ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जब आप वो कोर्स पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि अब आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट कोर्स। तो अगर वो कोर्स नहीं भी पढ़ रहे तो ये मशीन लर्निंग में वी विल नॉट बी यूजिंग, बट दीज आर द असम्पशंस यू शुड कीप इन माइंड। सर यहाँ पर हम वैल्यूज एज्यूम कर रहे हैं सर, अल्फा की, थीटा की। तो सारा कुछ जब एजम्पशन पर होगा तो सर वो प्रोसेस तो हिट एंड ट्रायल मेथड पर चला जाएगा। तो उसमें फिर इंजीनियरिंग किस टाइप की होगी? देखिए, लर्निंग किसको कहते हैं? आपने कोई काम किया होता है, आप उससे सीखते हैं ना, तो दैट इज़ लर्निंग। और यहाँ पे सारा हिट एंड ट्रायल नहीं है। पहली दफ़ा आपने गेस किया, और अगर हमारा फंक्शन कॉन्वेक्स है ना, तो ये इसके बाद फिर हमें इस एल्गोरिथम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे वाला अल्फा बताना है, इट विल गेट अस द बेस्ट थीटास। तो ये थोड़ी ये अल्फा वाली ट्यूनिंग हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ भी हमने गैस नहीं करना। और हमने ये देखा था कि ये जो पहली दफ़ा गैस करना है, अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है, आप बेशक बुरा गैस कर लें, कोई बात नहीं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बट कंडीशन क्या है कि फंक्शन कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये जो पूरा एल्गोरिथम है ना, इसमें हमसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड हो रही है कि आप अच्छे वाला अल्फा बता दें, और उसका हमें तरीका पता चल गया। हम अल्फा की एक वैल्यू गैस करेंगे, अगली दफ़ा उससे बेहतर गैस करेंगे, और 2-3 आइट्रेशंस में ये हमें पता चल जाएगा कि अल्फा की कौन सी वैल्यू अच्छी है। ठीक है, चलें, थिंक अबाउट इट, राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।